नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश आदित्य फिर से आपका स्वागत करता हूं कंपटीशन कम्युनिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम प्राचीन भारत के मौर्य काल के बाद का जो वंश है ब्राह्मण वंश, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जो मौर्य वंश था, मौर्य वंश के जो अंतिम शासक बृहद्रथ थे, ठीक, उसकी हत्या करके हमारा अगला वंश की स्थापना होती है और उसकी स्थापना करता है शुंग, पुष्यमित्र शुंग। यहाँ से हमारा ठीक एक अलग वंश प्रारंभ होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि प्राचीन काल में, प्राचीन भारत में, ठीक है, ब्राह्मण वंश की स्थापना होती है। अर्थात वैदिक, ध्यान रखिएगा, वैदिक कार्य, वैदिक चीजें, ठीक, वर्ण आश्रम, इन सारी चीजों की स्थापना पुनः हो रहा है और वो करने वाला है पुष्यमित्र शुंग। ठीक, पुष्यमित्र शुंग कौन है? पुष्यमित्र शुंग जो है वो आपके मौर्य वंश के जो अंतिम शासक बृहद्रथ थे, उसी के सेनापति थे। तो उसी के सेनापति ने अपने अयोग्य शासक को, क्यों? क्योंकि ध्यान रखिएगा, तत्कालिक समय में बाहरी आक्रमण बहुत सारे हो रहे थे। अर्थात इस समय शकों का आक्रमण, पल्लवों का आक्रमण, हुरणों का आक्रमण, हालांकि हुरण का आक्रमण गुप्त काल तक चलता है, तो बहुत सारे विदेशी शक्तियों का आक्रमण हमेशा होता आ रहा था। ठीक है, और ये जो आपके महोदय थे हमारे बृहद्रथ, अर्थात ये जो शासक था इतना अयोग्य था कि इससे जनता भी त्रस्त थी और आपके विदेशी आक्रमणकारी अब मगध के आसपास तक पहुंच चुके थे। तो इस समय पुष्यमित्र शुंग ने उसकी अयोग्यता के कारण उसकी हत्या करके उसको हटा दिया और खुद, ठीक, उस आपके मगध साम्राज्य की गद्दी पे बैठा। अर्थात वहां पर अब कौन बैठ गया? ब्राह्मण वंश बैठ गया। ठीक है, अर्थात यहां से हम, ठीक, ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार एक ब्राह्मण वंश की पुनर्स्थापना होती है, अर्थात वैदिक धर्म फिर से पुनर्स्थापित होता है। और इस क्रम में आपको 4 ब्राह्मण वंश के बारे में क्रमशः पढ़ना है। पहला शुंग वंश, दूसरा है कर्ण वंश, तीसरा है सातवाहन वंश और चौथा है वाकाटक वंश। लेकिन ध्यान रखिएगा, स्थान अलग अलग है। ठीक है, पहला हम देख लेते हैं शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना करता है, ध्यान रखिएगा, शुंग वंश की स्थापना होती है पुष्यमित्र शुंग द्वारा। किसके द्वारा? पुष्यमित्र शुंग द्वारा। ठीक है, कर्ण वंश की स्थापना करता है वासुदेव कर्ण। ध्यान रखिएगा, वासुदेव कर्ण। ठीक, तीसरा है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक। ध्यान रखिएगा, सिमुक। उसके बाद हम पढ़ेंगे वाकाटक वंश। क्लियर है? ठीक, क्षेत्रीय राजवंश में आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये जो 4 वंश है क्रमशः आते हैं शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश और आपका वाकाटक वंश। ये सभी के सभी ब्राह्मण वंश है। कौन से वंश है? ब्राह्मण वंश है। अब हम पढ़ लेते हैं इसमें से जो हमारा पहला राजवंश है, अर्थात शुंग वंश। ठीक, चलिए शुंग वंश की स्थापना को पढ़ लेते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो शुंग वंश है ये 185 ईस्वी पूर्व से लेकर 73 ईस्वी पूर्व के बीच में रहा है। ठीक है, अर्थात, ठीक है, कब से कब रहा है? 185 से 73 ईस्वी पूर्व के बीच रहा है। और इस वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। ठीक है, किसकी हत्या की? मौर्य वंश के अंतिम सम्राट, ठीक है, बृहद्रथ की हत्या करके इसने क्या किया? शुंग वंश की स्थापना की। और शुंग वंश क्या है? शुंग वंश जो है प्रथम ब्राह्मण वंश है प्राचीन भारत में। ध्यान रखिएगा, वंश की बात कर रहे हैं ना, वैदिक काल में था, अलग बात है, लेकिन शासक के रूप में यहां पर पहली बार आया। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, इन्होंने अपनी राजधानी तत्कालिक समय में किसको बनाया था? विदिशा को बनाया था। ध्यान रखिएगा, विदिशा कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। ठीक, कहां पर? मध्य प्रदेश में। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के बारे में यह कहा जाता है कि इसने 2 बार यवनों को पराजित किया। अभी हमने चर्चा किया कि बाहर के जो विदेशी आक्रमणकारी है वो हमेशा आक्रमण कर रहे थे भारत पे। ठीक है, तो इसी की वजह से, ठीक है, इसके जो अयोग्य, ये तो सेनापति था, इसके शासक खुद ही अयोग्य थे। तो ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसने किसकी हत्या की थी? बृहद्रथ की। ठीक है, अब ये जो है 2 बार किसको पराजित कर लेता है? यवनों को। ध्यान रखिएगा, किसको? यवनों को। ठीक है, हम सामान्यतः पुष्यमित्र शुंग को, ध्यान रखिएगा, इसको हम क्या कहते हैं? ठीक, ब्राह्मण वंश का पुनर्संस्थापक, ब्राह्मण वंश का पुनः संस्थापक। ध्यान रखिएगा, पुनः संस्थापक, या कह सकते हैं वैदिक धर्म, दोनों चीज है। वैदिक धर्म जो आपको समझ में आए। ठीक है, ब्राह्मण वंश का पुनः संस्थापक या वैदिक धर्म का संस्थापक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर ये बंदा जो है, ठीक, ये शासक जो है, ठीक, आपको बौद्ध धर्म, मतलब ये वैदिक धर्म की स्थापना कर रहा है, अर्थात वो तत्कालिक समय में चलने वाले जो धर्म का वो विरोध करेगा।
इसीलिए इसने क्या किया, तत्कालिक समय में जो बौद्ध धर्म चल रहा था उस बौद्ध धर्म का क्या क्या विरोध किया, क्या क्या विरोध किया। और इसका प्रमाण हमको मिलता है कि इसने, ध्यान रखिएगा ट्रिक है 84 और सिर, ध्यान रखिएगा 84 का मतलब इसने 84,000 अशोक द्वारा बनाए गए 84,000 स्तूपों को तोड़वा दिया। स्तूप, ध्यान रखिएगा, स्तूप की हम चर्चा कर चुके हैं। हमने ये पढ़ा था कि अशोक द्वारा कुल मिला के 84,000 स्तूपों का निर्माण किया गया था। वो स्तूप क्या था, बौद्ध धर्म से संबंधित था। ठीक है, तो सारे के सारे स्तूप को कौन तोड़वा देता है, पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं सिर। सिर से मतलब क्या है, पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक, अपने शासकों को अर्थात अपने सेनाओं को कहा, ठीक है, अपने राज्य के जो लोग हैं उनको कहा कि अगर आप एक बौद्ध का सिर लाते हैं तो एक बौद्ध का सिर जो है 100 दिनार दिया जाएगा, 100 दिनार पे। ध्यान रखिए 100 सिक्कों पे एक सिर। ठीक है, तो ये है वही कि 100 सिक्कों पे, यदि 100 मतलब एक सिर के बदले 100 सिक्के दिए जाएंगे। ठीक है, किसके, एक बौद्ध भिक्षुक के सिर के बदले, ठीक, उस व्यक्ति को जो उसका गला काट के लाएगा उसको क्या दिया जाएगा, 100 सिक्के दिए जाएंगे। तो इस प्रकार हम इस प्रकार के स्टेटमेंट से क्या समझते हैं, क्या कंक्लूजन निकालते हैं, तो इस प्रकार के स्टेटमेंट से हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि पुष्यमित्र शुंग जो है ये क्या था, बौद्ध धर्म का विरोधी था। ठीक है, जैसे ही हम उसको बौद्ध धर्म का विरोधी कहते हैं वैसे हमारा उसके कुछ और कार्य आ जाते हैं जो ये बताते हैं कि वो बौद्ध धर्म का विरोधी नहीं था। ठीक है, कैसे, ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे प्रमाण मिलते हैं जैसे भरहूत का स्तूप, एक स्तूप आपको मिलेगा भरहूत का स्तूप। ठीक है, तो भरहूत के स्तूप के जो बाहर के जंगले थे, खिड़कियां थी जो कि लकड़ी के बने हुए थे, ऐसा प्रमाण मिलता है साहित्य में और अभिलेखों में कि पुष्यमित्र शुंग ने भरहूत के स्तूप के उन जंगलों को क्या किया था, उन खिड़कियों को पत्थर के में बदल दिया था, कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, सांची के स्तूप के साथ भी यही चीज है, सांची के स्तूप के साथ भी यही चीज है कि उसके जो आपके जंगले हैं, ठीक, अर्थात खिड़कियां हैं, उसको इसने क्या किया था, पत्थरों का बनाया था। ठीक, तो यहां से क्या समझ में आता है, यहां से जस्ट अपोजिट मत है। तो ध्यान रखिए कि ये दोनों को दोनों मत है। ये भी एक मत है कि इसने 84,000 स्तूपों को तड़वाया, एक सिर के बदले 100 सोने के सिक्के या 100 दिनार जो भी उस समय प्रचलित मुद्रा थी उसको देने का इसने वादा किया था। दूसरा पक्ष ये कहता है कि इसने नहीं भाई, ऐसा नहीं किया था, इसने सांची के स्तूप के जंगलों का पुनर्निर्माण किया था और थोड़ा सा भरहूत के स्तूप में भी। ध्यान रखिएगा, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, चूंकि ये वैदिक धर्म का संस्थापक था तो कुछ भाई उस प्रकार का कर्मकांड करेगा। ठीक, इसने क्या किया था, अश्वमेध यज्ञ किया था। तो पहली बार पहला शासक था। ध्यान रखिएगा, हम रामायण काल महाभारत काल में इस प्रकार की चीजों को सुनते हैं, लेकिन ये प्राचीन भारत के इतिहास में पहला ऐसा शासक था पुष्यमित्र शुंग जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब ध्यान रखिएगा, इस चीज की हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक, इसके समय में पातंजलि जो थे, ठीक, इसके समकालीन थे। अब पातंजलि ने क्या किया था, इन्होंने महाभाष्य की रचना की थी। ध्यान रखिएगा, पातंजलि ने क्या किया था भाई, पातंजलि ने महाभाष्य की रचना किया था, महाभाष्य। ठीक है, और ये किस प्रकार का ग्रंथ था, तो ये ग्रामर था, समझिए, ग्रामर अर्थात ये व्याकरण का ग्रंथ था। ठीक है, किसका ग्रंथ था, व्याकरण का। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि पुष्यमित्र जो शुंग था, पुष्यमित्र शुंग, इसने क्या किया था, वैदिक धर्म को पुनः स्थापित किया था भारत में। ठीक है, स्थापित था, ये तो खुद था। ठीक, स्थापित करने का मतलब है इसने शासक वर्ग में, ठीक, अपनी पैठ बनाई और इसके जो भी निर्णय है, ठीक, वैदिक धर्म के साथ साथ चल रहे थे। अब आ जाइए, पुष्यमित्र शुंग के साथ अगला शासक आएगा, ठीक, अग्निमित्र। अब हम कंटिन्यू 4-5 शासक देख लेते हैं, बाकी शासक जो बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो इसके बाद आता है अग्निमित्र, यानी कि पुष्यमित्र शुंग का जो पुत्र है अग्निमित्र। अग्निमित्र के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो अग्निमित्र है, अग्निमित्र के तत्कालिक समय में इसके बारे में जानकारी हमको कालिदास के मालविकाग्निमित्र नामक ग्रंथ से मिलती है। ठीक है, अग्निमित्र की चर्चा हम कर लेते हैं। अग्निमित्र, तो ध्यान रखिए अग्निमित्र की जो साहित्य है, तो अग्निमित्र का जो जानकारी है ये हमको मिलता है कालिदास के रचना, कौन सी भाई, मालविकाग्निमित्र। ठीक, यहीं पर लिख देता हूं, मालविकाग्निमित्र, मालविकाग मित्र। चलिए, इसका मतलब क्या है, ठीक है, ध्यान रखिएगा,
इस ग्रंथ में कालिदास ने, ठीक है, शुंग वंश के शासक अग्निमित्र, ठीक, और उसकी प्रेमिका मालविका, इन दोनों के प्रेम प्रसंग का, ध्यान रखिएगा, प्रेम प्रसंग का, ठीक है, वर्णन किया है। किस चीज का? प्रेम प्रसंग का। देखिए भाई, ठीक, ये लव अफेयर्स कर दो भाई, ठीक है, बहुत आसानी होता है। प्रेम प्रसंग का क्या किया है? वर्णन किया है। तीसरी बार में सही आया। तो पहला हो गया मालविका, ध्यान रखिएगा, मालविका कौन थी भाई? ठीक, समझ में आ गया, ठीक, प्रेमिका थी, और इधर थे हमारे अपोजिट में अग्निमित्र। चलिए, इन दोनों के प्रेम प्रसंग का वर्णन कालिदास की रचना मालविका अग्निमित्र में है, और वही से हमको प्रमाण मिलता है अग्निमित्र के बारे में। ठीक है, इसके बाद अगला शासक वसुजयस्त हुआ। ठीक है, इसने ज्यादा कुछ नहीं किया। उसके बाद अगला शासक वसुमित्र, भागभद्र और देवभूति। ध्यान रखिएगा, देवभूति जो है इस वंश का अंतिम शासक है, अंतिम। अब आपको यहां बता दूं, ये जो दो शासक है इसमें थोड़ा थोड़ा है, ठीक। जैसे वसुमित्र की बात बता दूं, वसुमित्र ने, ठीक है, वसुमित्र के समय में यूनानी आक्रमणकारी आया था, मिनांडर। ध्यान रखिएगा, कौन आया था भाई? यूनानी आक्रमणकारी, आक्रमण कौन आया था? मिनांडर। और इस मिनांडर को वसुमित्र ने पराजित कर दिया। ध्यान रखिएगा, क्या कर दिया? पराजित। चलिए, एक फैक्ट आपको मिल गया कि वसुमित्र के समय में यूनानी आक्रमणकारी मिनांडर ने भारत पे आक्रमण किया और उसको असफल कर दिया। किसने? वसुमित्र ने, अर्थात मिनांडर पराजित हो गया। पराजित होकर वो भारत से बाहर चला गया। क्लियर है? चलिए, अब आए भागभद्र। ध्यान रखिएगा, भागभद्र, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इस शासक को इग्नोर करते हैं बंदे। ठीक, भागभद्र के समय में तक्षशिला के शासक एंटियालकिड्स, ध्यान रखिएगा, तक्षशिला के शासक थे एंटियालकिड्स। एंटियालकिड्स ने अपना राजदूत भेजा हेलियोडोरस को, याद रखिएगा ना। भागभद्र के समय में, भागभद्र के दरबार में तक्षशिला के शासक, तक्षशिला ना नाम थोड़ा ऐसा लगेगा कि कोई भाई यूरोप से है, लेकिन ध्यान रखिएगा है यहीं का। कौन भाई? एंटियालकिड्स। एंटियालकिड्स। चलिए, किसको भेजा? एंटियालकिड्स ने हेलियोडोरस को भेजा, हेलियोडोरस। ध्यान रखिएगा, हेलियोडोरस को भेजा। अब समझिए कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तक्षशिला के शासक एंटियालकिड्स ने हेलियोडोरस को कहां भेजा? किसके दरबार में? तो भागभद्र के दरबार में। ठीक, ये आया भागभद्र के दरबार में, कहां पर? विदिशा में। और ये जो है यहाँ के वैष्णव धर्म से, अर्थात वैदिक धर्म से प्रभावित होकर ये क्या कर लिया? भागवत धर्म को अपना लेता है। तो ध्यान रखिएगा, भागवत धर्म भी कहते हैं ना, ठीक है, अर्थात इसने क्या किया? ठीक है, वैदिक धर्म को अपना लिया, यानी कि इसने भागवत धर्म को क्या किया? अपना लिया। इस चीज को ध्यान रखिएगा, किसने अपना लिया? हेलियोडोरस ने। और इसी हेलियोडोरस के बारे में मैं आपको फिर से बता दूं, इसी हेलियोडोरस ने, यहां पर जगह नहीं है तो यहां पर विदिशा में, जो कि कहां पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में। चलिए, मध्य प्रदेश के विदिशा में इसने गरुड़ स्तंभ की स्थापना किया, गरुड़ स्तंभ की स्थापना किया। ये प्रश्न पूछा जाता है भाई बार बार। ठीक है, भागवत के दरबार में तक्षशिला के शासक एंटियालकिड्स ने अपने राजदूत हेलियोडोरस को भेजा, और वो जो हेलियोडोरस है भारत में आता है, विदिशा में आता है, वैदिक धर्म अर्थात भागवत धर्म से प्रभावित होता है और भागवत धर्म को अपना लेता है। ठीक, और वो जो है तत्कालिक समय में विदिशा में क्या करता है? गरुड़ स्तंभ की स्थापना करता है। उसके बाद हमारा अगला शासक है देवभूति। ठीक, देव भी है, भूत भी है। ठीक, इसको बड़ा देव आके इसकी भूत को समाप्त कर देता है। ध्यान रखिएगा, देवभूति, इस देवभूति को भूत को भगा देता है वासुदेव। वासुदेव, ध्यान रखिएगा, ये भी देव है, वो भी देव है, लेकिन ये वासु वाले देव है या भूत वाले देव है। इसके भूत को भगा देता है वासुदेव, अर्थात देवभूति की हत्या करता है वासुदेव कर्ण, पूरा नाम ध्यान रखिएगा। और अगला वंश की स्थापना करता है कर्ण वंश की स्थापना। प्रश्न में हमारा ध्यान रखिएगा, अंतिम शासक और पहला शासक हमेशा पूछे जाते हैं, और अंतिम शासक और पहले शासक को आप कनेक्ट करके रखिए। ठीक है, याद करके रखिए। अंतिम शासक कौन है? देवभूति, और इसकी हत्या करता है वासुदेव कर्ण, और किस वंश की स्थापना करता है? कर्ण वंश की। क्लियर है? चलिए, इतना आपको समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम देख लेते हैं हमारा अगला। चलिए, हमारा देखते हैं अब कर्ण वंश। ठीक, कर्ण वंश से पहले मेरे ख्याल से
मुद्रा के बारे में कुछ जानकारी है, सुंग वंश के बारे में। सुंग वंश तो फिर आगे नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक। सुंग वंश के कुछ मुद्राओं के बारे में विशेष रूप से है। तो पहला इनका ध्यान रखिएगा, स्वर्ण मुद्रा। इसको हम 3 अलग अलग नाम से जानते हैं, निष्क जो है, दिनार और सुवर्ण। ये तीनों के तीनों सोने के मुद्रे हैं। कौन कौन? निष्क, दिनार और सुवर्ण। उसके अलावा जो है, ठीक, तांबा का है कांसार्पण, यानी कांसा। कांसा नाम से लग रहा है कांसा, कांसा का सिक्का नहीं चलता था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तांबे का सिक्का, कांसार्पण किसका सिक्का था? तांबे का सिक्का। उसके अलावा पुराण और धारण, ये जो थे चांदी के सिक्के हुआ करते थे। किसके सिक्के? चांदी के। तो इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान रखिए, ठीक है, दिमाग में बैठा लीजिए। इस समय ध्यान रखिएगा, शुंग काल में स्मृति ग्रंथों की रचना हुई। किसकी? स्मृति ग्रंथ में। और सबसे प्रमुख स्मृति ग्रंथ है आपका, सबसे प्राचीन आपका मनु स्मृति। उसके बाद विष्णु स्मृति, ठीक है। और षड दर्शन अर्थात 6 दर्शनों का, ठीक है, रचना या विकास या संकलन इसी काल में हुआ। ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहला मनु स्मृति, विष्णु स्मृति और षड दर्शन। इसके अलावा पुराणों का संकलन, ध्यान रखिएगा, पुराणों का ध्यान रखिएगा, प्रारंभ हुआ। जो पुराण है इसकी रचना या संकलन प्रारंभ हो गया इसी समय शुंग वंश में, और आगे जा तक गुप्त काल तक ये चलता है। तो आपको ये पता चल गया कि इस समय मनु स्मृति, विष्णु स्मृति, षड दर्शन, 6 दर्शन की चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। सांग दर्शन, चरवाक दर्शन, ठीक है, वैशेषिक दर्शन, ठीक है, इस प्रकार के 6 दर्शन की चर्चा कर चुके हैं। तो ये 6 दर्शन भी इसी समय बने थे, ध्यान रखिएगा। अब है अगला, शुंग काल में एक विशेष चीज है कि अजंता की गुफा। ध्यान रखिएगा, अजंता की गुफा का निर्माण प्रारंभ हो चुका था। कब? शुंग काल में। और इस गुफा का जो 9वां 10वां नंबर का क्रम है वो शुंग कालीन है। बहुत सारी गुफाएं हैं, उन गुफाओं में जो 9वां और 10वां गुफा है वो शुंग काल की रचना है। ध्यान रखिएगा, अर्थात उसका निर्माण कब किया गया था? शुंग काल में। चलिए अब बढ़ जाते हैं हम कर्ण वंश में। कर्ण वंश वही, ठीक, कर्ण वंश का मतलब कर्ण वंश के आपके शासक, प्रथम शासक किसने? ठीक है, आपके वासुदेव कर्ण ने, ठीक है, आपके शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके कर्ण वंश की स्थापना की। चलिए हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर 4 प्रमुख, यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं, यहाँ पर इस वंश का 4 शासक आएंगे और गए, आने और जाने का क्रम है बस, ठीक। 4 शासकों को नाम सुन लीजिए। पहला वासुदेव कर्ण, दूसरा है भूमिमित्र, तीसरा है राणा नारायण और चौथा है सुशर्मा। बस इसको और इसको जानिए। कर्ण वंश के संस्थापक वासुदेव कर्ण, कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा, और इस सुशर्मा की हत्या जो है अगला वंश का प्रथम शासक करेगा। तो ध्यान रखिएगा, सुशर्मा। तो कर्ण वंश के बाद अगला कौन सा शासक है? सातवाहन वंश। सातवाहन का संस्थापक सिमुक, तो सिमुक द्वारा अब इसकी हत्या होगी। स से स, सुशर्मा की हत्या सिमुक द्वारा होगी। क्लियर है? अब चलते हैं हम, ठीक है, अगला वंश पढ़ लेते हैं कर्ण के बाद, सातवाहन वंश। ठीक है, तो सातवाहन वंश के बारे में अब देखते हैं। तो सातवाहन वंश के संस्थापक अभी हम चर्चा किए कौन है? सिमुक। इसी सिमुक ने किसकी हत्या की? सुशर्मा की हत्या की। और सुशर्मा कौन है? तो भाई ये, ठीक है, कर्ण वंश का अंतिम शासक था। कर्ण वंश का शासक, वो भी कौन सा था? लास्ट, अंतिम शासक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, सातवाहन जो है, ये जो नाम है वास्तव में ये अभिलेखों में मिलता है। किस में मिलता है? अभिलेखों में। अभिलेखों में क्या मिलता है? सातवाहन। सातवाहन, ये जो सातवाहन नाम है ये अभिलेखों में मिलता है। लेकिन एक और नाम मिलता है आंध्रभृत, ये मिलता है पुराणों में। ध्यान रखिएगा, अभी हमने चर्चा किया है, ठीक है, अभी क्या चर्चा किया है कि पुराणों का संकलन या निर्माण जो है इस काल में प्रारंभ हो गया। तो पुराण में इस वंश को, सातवाहन वंश को आंध्रभृत के नाम से जाना गया है। ठीक है, अभिलेखों में सातवाहन, या मैं आपको कहूं कि आंध्र सातवाहन वंश, ऐसा आप पढ़िए इसको, आंध्र सातवाहन वंश। तो इस नाम से भी आप इसको कनेक्ट करके पढ़िए कि सातवाहन वंश को हम क्या, किस नाम से जानते हैं? आंध्र सातवाहन वंश के नाम से जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राजधानी के बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस समय राजधानी चला जाता है, ठीक है, आपके प्रतिष्ठान, जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र। ध्यान रखिएगा, प्रतिष्ठान जो है ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान में, जो कि गोदावरी नदी के तट पर है। गोदावरी नदी, ध्यान रखिएगा, ये जो प्रतिष्ठान है महाराष्ट्र के गोदावरी नदी के तट पर है। और अब सातवाहन वंश जो है महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान से शासन करेंगे। चलिए अब ध्यान रखिएगा, इनके सिक्के जो है, इन्होंने सिक्के, शीशे के सिक्के चलाए थे भाई। ठीक, जिस चीज को पोटीन का सिक्का कहा गया था, प्रोटीन नहीं, ध्यान रखिएगा, पोटीन।
ठीक, तो ये बार बार पूछा जाता है कि शीशे के सिक्के किस शासकों द्वारा चलाए गए थे, तो वो चलाए गए थे सातवाहन वंश के द्वारा। उसका क्या नाम था, तो पोटीन सिक्के। ध्यान रखिएगा, क्या सिक्के, पोटीन। चलिए अब यहां पर मैं आपको बता दूं, ठीक, ये आपके आंध्र सातवाहन वंश के बारे में। ये आंध्र सातवाहन वंश जो है, ठीक, कुछ नाम से इस प्रकार से लगता है कि मात्र सत्तात्मक टाइप का, मात्र सत्तात्मक, ठीक। हालांकि माता की सत्ता यहाँ पर नहीं है, महिलाओं की सत्ता नहीं है, ठीक है, लेकिन आगे आपको दिखेगा कि किस प्रकार महिला भी यहाँ पर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। अब यहाँ पर आपका नाम ध्यान रखिएगा, चूंकि वैदिक धर्म है, महिलाओं की स्थिति यहाँ पर, ठीक है, आपका पुनः रूप से स्थापित हो रहा है, अर्थात महिलाओं की यहाँ सामाजिक स्थिति उच्च थी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सातवाहन वंश के जितने शासक आप नाम सुनेंगे, वो शासक जो है अपने नाम अपने माता के नाम के साथ जोड़ के चलते हैं, अर्थात पुरुषों के नाम माता के नाम के आधार पे चलता है, कंटिन्यू होता है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर तो अभी चला गया आपका सिमुक, ये संस्थापक हो गए ना। अब हमारा प्रथम शासक होगा सिमुक के बाद, ठीक है, सातकर्णी प्रथम। कौन, सातकर्णी प्रथम। जैसे दिमाग में आपका है सातकर्णी प्रथम, तो 1-2 याद रखिएगा, ठीक, क्या 1-2, देखिए ये 1 और 2, ठीक है, ये भी प्रथम है, प्रथम मतलब 1 है, उसी 1 से 1-2 करना है, अर्थात इस सातकर्णी प्रथम ने 1 राजसूय यज्ञ और 2 क्या करवाए थे, अश्वमेघ यज्ञ। ध्यान रखिएगा, 1 राजसूय यज्ञ और 2 अश्वमेघ यज्ञ। अब भाई 1 राजसूय यज्ञ भी करा दिया और 2 अश्वमेघ यज्ञ कराया गया, तो नाम अपना बढ़ा दो भाई, अपना नाम रख दिया इसने सम्राट, ठीक, तो अपना एक उपाधि धारण किया सम्राट, ठीक है। अब भाई सम्राट अब कर लिए, ठीक है, आपको कोई किसी तरीके से कुछ डिस्टर्ब नहीं कर सकता, तो इसने अगला उपाधि धारण किया अप्रतिहत चक्र, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अप्रतिहत चक्र। तो इतना चीजों को आप कनेक्ट कर लीजिए, 1 राजसूय यज्ञ किया, अश्वमेघ यज्ञ किया, सम्राट की उपाधि धारण किया और अप्रतिहत चक्र की उपाधि धारण किया, ठीक है। तो ये एक साथ सातकर्णी प्रथम मतलब 1 राजसूय यज्ञ, 2 अश्वमेघ यज्ञ, ठीक है भाई। ये कर लिया तो भाई ऐसा ही थोड़ी चलेगा, थोड़ा सा हम क्या करते हैं, एक मैच जीत जाते हैं तो अपने आप को सचिन धोनी कहने लगते हैं, ठीक है। तो इसने भी क्या कहा, सम्राट हूं मैं, ठीक है। अब चलिए भाई, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता, चक्र धारण कर लिया, अप्रतिहत चक्र, ये और एक उपाधि धारण कर लिया, तो ये नाम को एक साथ कर लीजिए, ठीक। इसका एक और उपाधि था, इस नाम को अच्छे से पढ़िएगा ना, दक्षिणा पथपति। इस पथ को ध्यान रखिएगा, आगे और एक नाम आएगा, ठीक, दोनों एक जैसे लगेंगे, तो दक्षिणा पथपति की उपाधि धारण करता है, अर्थात दक्षिण के पथ का पति, स्वामी। क्लियर है, दक्षिणा पथपति, ठीक है। आगे जाएंगे तो एक शासक मिलेंगे, वहां दक्षिणा पथेश्वर, ईश्वर की नाम आ जाएगा ना, दक्षिणा पथेश्वर, यहां दक्षिणा पथपति। चलिए, चूंकि ये क्या थे भाई, इतने सारा काम किए, राजसूय यज्ञ किया, अश्वमेघ यज्ञ कर दिया, सम्राट बन गया, अप्रतिहत चक्र, यानी बहुत एल्डर हो गया, ओल्डर हो गया। एल्डर मतलब एल्डर ब्रदर बोलते हैं ना, ओल्डर तो अलग होता है, ओल्डर देन होता है, ठीक, एल्डर ब्रदर, अर्थात इसने एल्डर 100 गुनाश की उपाधि धारण की, एल्डर हो गया भाई। राजसूय यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, सम्राट, दक्षिणा पथपति, अप्रतिहत चक्र, ठीक, एल्डर हो गया, पुराना हो गया, बड़ा भाई एल्डर ब्रदर कहते हैं, तो एल्डर 100 गुनाश की उपाधि धारण करता है। इस प्रकार सारे इसके ट्रिक, ये आपके उपाधि को एक तरफ रख लीजिए। अब ध्यान रखिएगा, इसका और एक विशेष चीज है, इसकी मुद्रा। इसने एक विशेष प्रकार की मुद्रा, श्री 7 मुद्रा जारी किया था। ध्यान रखिएगा, इसकी मुद्रा का नाम था श्री 7 मुद्रा। जब सातकर्णी प्रथम की मृत्यु हो जाती है तो संरक्षक, ध्यान रखिएगा, राजकाज का तत्कालिक रूप से कोई राजा नियुक्त नहीं होता है, तो संरक्षिका के तौर पे उसकी पत्नी नागनिका का शासन होता है, ठीक। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, तत्कालिक रूप से कोई अन्य व्यक्ति शासक नहीं बनता है, ठीक। सातकर्णी प्रथम के बाद इसकी पत्नी जो है, ठीक है, नागनिका, वो शासन करती है संरक्षिका के तौर पे। तो ये जो नागनिका का नाम यहाँ पर इसलिए लिखा गया है कि अब ये जो है संरक्षिका के तौर पे, संरक्षिका के तौर पे ये क्या करती है, शासन, ठीक है। इसी का शासन ही, इसका वचन ही इसका शासन है, किसका, नागनिका का। नाग ही नाम ही है नागनिका, ठीक है, ऐसे भी महिलाएं नागनिका, ठीक है, नागनिका गाना भी है इस प्रकार का, ठीक, साउथ इंडियन का, नागनिका नहीं, दूसरा गाना है। अब ध्यान रखिएगा, नागनिका के बाद अगला शासक बनता है हाल का। दिखेगा, इसका हालचाल बहुत अच्छा है, ठीक। क्या हालचाल है इसका, ठीक,
ये जो है एक कवि था, मतलब अपना हाल को भी ठीक रखता था, दूसरे को भी हाल को ठीक रखता था। बाकी शासक क्या करते थे, उनका खुद का भी हाल खराब रहता था, दूसरे का भी हाल को खराब कर देते थे। ठीक है, ये बंदा जो है, ठीक, हाल जो है ये कवि था। ठीक है, ये कवि था, स्वयं तो कवि था, और कवियों को अर्थात साहित्यकारों को प्रोत्साहित करता था इसके दरबार में। ठीक, बहुत अच्छे तरीके से ये क्या कर रहा था, ठीक, कवि लोग, साहित्यकार लोग फल फूल रहे थे, पनप रहे थे। तो ध्यान रखिएगा, हाल जो है ये स्वयं एक कवि था, स्वयं एक क्या था, कवि था। इसकी रचना है गाथा सप्तशती, गाथा सप्तशती। ठीक, ध्यान रखिएगा, इसकी रचना बार बार पूछता है ना, हाल की रचना है गाथा सप्तशती। क्लियर है? ठीक है, हम इसको अगला पॉइंट को देख लेते हैं। इसकी पत्नी का नाम था लीलावती। ठीक है, चलिए, पत्नी का नाम लीलावती। अब इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए भाई, लीलावती आई कहाँ से। ठीक है, तो इस ध्यान रखिएगा, हाल का एक दरबारी मतलब सेनापति था। ठीक, हाल का एक सेनापति था विजयानंद। कौन था भाई? हाल का सेनापति विजयानंद। अब इसके बारे में मैं बता दूं, हाल का एक सेनापति था विजयानंद, विजयानंद। इस विजयानंद ने श्रीलंका को जीत लिया भाई, श्रीलंका को क्या किया, श्रीलंका को जीत लिया। ठीक है, अब ये जो लीलावती है वही श्रीलंका से थी, ध्यान रखिएगा, श्रीलंका से थी। तो उसी मतलब श्रीलंका को जीत लिया। अब बाद में ठीक, हाल अर्थात शासक का श्रीलंका से क्या हुआ, संबंध स्थापित हुआ, और वहीं की राजकुमारी लीलावती से विवाह कर लिया। किसने? हाल ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस लीलावती के नाम से आपका एक गणित की रचना है। ठीक, लीलावत, ध्यान रखिएगा, एक पुस्तक है लीलावत, लीलावत। एक और पुस्तक है इसी लीलावती के नाम से, लीलावत। चलिए, ये आ गया समझ में। अब आप समझ लीजिए इसके दरबारी कवि गुणाढ्य के बारे में। ठीक है, गुणाढ्य जो है हाल के दरबारी कवि थे। इसकी रचना है ठीक, वृहद कथा। ध्यान रखिए, क्या इनकी रचना है? वृहद कथा, वृहद कथा। आप इन चीज को कनेक्ट कीजिए भाई, गुणाढ्य। ठीक, गुण है, मतलब गुणाढ्य है। क्या है? वृहद कथा, बहुत बड़ी कथा है, उसमें बहुत सारे गुण है। ऐसा ट्रिक बनाइए, वृहद कथा, बहुत बड़ी कथा। ठीक, तो बहुत बड़ी कथा भाई, कुछ तो गुण होगा तभी तो उतना बड़ा चला है, नहीं तो एक ही पेज 2 पेज में खत्म हो जाता। तो ऐसा कुछ ट्रिक बनाइए, वृहद कथा गुणाढ्य। क्लियर है? हाल, हाल कौन था? दरबारी कवि था। ठीक है, सॉरी, ये कवि था, ये कवियों को संरक्षण देता था। ठीक है, इसका जो सेनापति विजयानंद है, इस विजयानंद ने श्रीलंका को जीत लिया, और श्रीलंका की जो राजकुमारी है वहां से बंदी, मतलब श्रीलंका की जो राजकुमारी है उससे इसने विवाह कर लिया, लीलावती से। ठीक, ध्यान रखिएगा, लीलावती के नाम से ही एक लीलावत नामक एक ग्रंथ है, और इसका दरबारी कवि था गुणाढ्य, और इसकी रचना है वृहद कथा। हाल, हाल के बाद आगे हम बढ़ते हैं, अगला शासक, ठीक, बहुत महत्वपूर्ण शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी। नाम देखिएगा, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वास्तव में नाम सातकर्णी है, लेकिन ये गौतमी इसकी माता का नाम है, गौतमी पुत्र सातकर्णी। यही मात्र सत्तात्मक समाज की बात होती है तो आप सातवाहन वंश का उल्लेख कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए, ये जो है अभी तक के सबसे महत्वपूर्ण शासक रहा है। ठीक है, अभी तक जितने भी आपने शासक पढ़े हैं ब्राह्मण वंश के, सबसे प्रतापी शासक रहा है गौतमी पुत्र सातकर्णी। इसने शकों को पराजित किया, इसने यवनों को पराजित किया, इसने पल्लवों को, मतलब अनेक विदेशी शासकों को इसने क्या किया, पराजित किया। ध्यान रखिएगा, शक को, आपके शक को, यवन को, पल्लव को। ठीक है, इसके लिए देखिए, इसके भी ना दर्जन भर के उपाधियां हैं, इसको भी आपको आराम से पढ़िए। पहला उपाधि धारण क्या है? क्षत्रियों का दर्प को दमन करने वाला। ब्राह्मण है, दिमाग में ये लगाइए, गौतमी पुत्र सातकर्णी ब्राह्मण। इसने क्या किया? क्षत्रियों के दर्प, दर्प मतलब घमंड, क्षत्रियों के घमंड को चूर चूर कर दिया, अर्थात क्षत्रियों के दर्प का घमंड कर दिया। इसने वेंकटनगर, नासिक जिला है महाराष्ट्र के, नासिक जिला, वहां पर वेंकटक अर्थात वेंकट नगर की स्थापना की, और खुद भी उपाधि धारण कर दिया वेंकट स्वामी। तो ध्यान रखिएगा, ये जो वेंकट स्वामी की उपाधि कैसा हुआ? इसने सबसे पहले नासिक के पास, नासिक कहां पर? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नासिक के पास इसने वेंकट नगर की वेंकट नगर की स्थापना की, वेंकट नगर। ध्यान रखिएगा, और इसने खुद को वेंकट स्वामी की उपाधि भी धारण की। ध्यान रखिएगा, वेंकट नगर, वेंकट स्वामी। चलिए, इसको पश्चिम का भी स्वामी कहा जाता है। पश्चिम मतलब अपना महाराष्ट्र में है, तो इसको हम क्या भी कहेंगे? पश्चिम का स्वामी। क्लियर है? चलिए, इसने खुद को अद्वितीय ब्राह्मण कहा है, खुद को। ध्यान रखिएगा, इसने अभिलेखों में अपने आप को, स्वयं को क्या कहा है?
अद्वितीय ब्राह्मण, अर्थात इसके समान कोई दूसरा ब्राह्मण नहीं है। चलिए अब इसके और एक उपाधि है, इसका जो राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है, त्रिसमुद्र तोय पिता वाहन, अर्थात इसका जो घोड़े हैं ठीक 3 समुद्र के पानी पीते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, इसके जो घोड़े हैं 3 समुद्र के, तोय मतलब पानी, पिता मतलब पापा वाले नहीं, पिता मतलब पीने वाला, ठीक, वाहन, अर्थात इसके घोड़े जो हैं वो 3 समुद्र का खारा पानी पीते हैं, ऐसा नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसका अर्थ यह है कि इसका जो राज्य क्षेत्र जो है तीनों समुद्र को ठीक है इकट्ठा करके रखा है, अर्थात इसका जो क्षेत्र है वो तीनों समुद्रों को ठीक मिलाता हुआ है, यानी तीनों समुद्र तक इसका क्षेत्र है। चलिए अगला है ठीक, जिस चीज की हम चर्चा कर चुके थे, क्या भाई, कि इसने एक नगर की स्थापना की, वेंकट नगर, और इसने उसी के समांतर इसने वेंकट स्वामी की उपाधि धारण की, इस चीज को हम देख चुके हैं। ठीक, अब ध्यान रखिएगा इसका समकालीन नागार्जुन था। नागार्जुन जो है एक बौद्ध संत थे, ठीक है, नागार्जुन कौन थे, बौद्ध संत, और किसके समकालीन थे, गौतमी पुत्र सातकर्णी के। और मध्यमिका रिका वो किसकी रचना है, नागार्जुन की है, अर्थात मध्यम मार्ग की बात की है। तो ध्यान रखिए जैसे नागार्जुन का नाम आए तो आप 2 चीज की बात करिएगा, मध्यमिका, मध्यमिका रिका, ठीक है, ध्यान रखिएगा, और शून्यवाद, शून्यवाद, इन दोनों चीजों की चर्चा कौन करता है भाई, नागार्जुन करता है। किसकी चर्चा, माध्यमिका रिका रचना है, और शून्यवाद के ठीक प्रणेता कौन है, नागार्जुन। ध्यान रखिएगा इस समय ठीक गौतमी पुत्र सातकर्णी के समय ठीक हमने ये देखा है, ध्यान रखिएगा शुरू में जो आपके शुंग शासक थे वो बौद्ध धर्म के कट्टर विरोधी थे, अब यहाँ थोड़ा सा ठीक पोलाइट होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर उस चीज को देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि बौद्ध जो संघ है इसको अज कलकीय नामक गांव दान में दिया गया, ध्यान रखिएगा, अज कलकीय, साथ ही साथ इसके भिक्षुओं को करकज, ध्यान रखिए दोनों गांव का नाम है ना, अज कलकीय और करकज ग्राम दान में दिया गया, और दान उसी को देंगे जिसके प्रति आप सहिष्णु हैं। ये ब्राह्मण धर्म को अपनाने वाले हैं और बौद्ध धर्म को के प्रति सहिष्णु हैं। वहीं आपका पुष्यमित्र शुंग ठीक, अर्थात शुंग वंश का शासक सहिष्णु नहीं था ठीक, उसको ये माना जाता था कि उसने बौद्ध धर्म के या स्तूपों को ठीक है तोड़वा दिया था। चलिए तो ध्यान रखिएगा करकज और अल कलकीय ये 2 गांव जो है ठीक अलग अलग कारणों से दान दिया गया बौद्धों को। चलिए अब अगला देख लेते हैं हम, अगला शासक है वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। ध्यान रखिएगा नाम से फिर है वशिष्ठी पुत्र, अर्थात ये जो पुलुवामी है पुलुमावी, इसका माता का नाम वशिष्ठी है, यहीं से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको पहले ध्यान रखिएगा, शक शासक, अभी तक हम शक यवन पल्लव की बात कर रहे थे, अब ये जो है हार जाता है। इससे पहले जो था गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये क्या करता है, शकों को भी पराजित करता है ठीक है, पल्लवों को भी पराजित करता है, लेकिन ये जो है शक शासक रुद्रदामन से पराजित हो जाता है। रुद्रदामन के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। रुद्रदामन जो है गुजरात का गिरनार जो स्थान है वहां का शासक था, तो रुद्रदामन से पराजित होता है ठीक। इसने अब इसका एक उपाधि है प्रथम आंध्र सम्राट, ध्यान रखिएगा ठीक है, इसकी एक उपाधि धारण किया था प्रथम आंध्र सम्राट, अर्थात ये समझिए वर्तमान समय का जो आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा था, इस प्रदेश को इसने क्या किया था, विजित किया था, और तुरंत इसने क्या किया था, प्रथम आंध्र सम्राट की उपाधि धारण किया था। इसकी भी राजधानी प्रतिष्ठान थी ठीक। इसने वशिष्ठी पुत्र पुलुवामी का अभिलेख मिलता है नासिक से, ध्यान रखिएगा, अभी हमने पढ़ा है नासिक के समीप वेंकट नगर की स्थापना हुई, किसकी, वेंकट नगर। तो इसी नासिक अभिलेख का निर्माण किसने किया, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी ने किया। क्लियर है। चलिए ये भी बौद्ध धर्म का संरक्षक था, इससे पहले भी हम पढ़े हैं वैसे आपके गौतमी पुत्र सातकर्णी में कि उन्होंने बौद्ध धर्म के लिए 2 अलग अलग गांव दान किए थे। यहां पर भी है कि बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, ध्यान रखिएगा। अगला है नवनगर की स्थापना किया, नवनगर 9 नगर ठीक, अर्थात नवनगर नामक एक जगह है, उस नवनगर का स्थापना करता है और उपाधि भी धारण करता है नवनगर स्वामी, ध्यान रखिएगा नवनगर स्वामी। चलिए अब इसके सिक्के हैं, इसके सिक्के में इसने 2 पतवारों वाली नाव बना हुआ है, अर्थात एक सिक्का है और उस सिक्का में नाव है और उसमें 2 पतवार बने हुए हैं ठीक है। इस प्रकार से पतवार जो आप आपके लेक घूमने जाते हैं, झील घूमने जाते हैं ठीक, तो जो आप हाथ से चलाने वाले पतवार हैं उस प्रकार के पतवार बने हुए हैं, किसके सिक्के में, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी के सिक्के में। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला हमारा रहेगा, लास्ट रहेगा समझिए ठीक है,
महत्वपूर्ण तथ्य, सॉरी, ठीक है, अब महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य में हम क्या देखेंगे, ठीक, कुछ अलग पॉइंट है, उन चीज़ों को यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं, बाकी चीज़ तो हो गया है, ठीक। ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण है और ब्राह्मणों को भूमि दान करने का जो प्रथा और परंपरा है वो कब से चालू हुआ है, तो इन्हीं के समय से। ध्यान रखिएगा, सातवाहन वंश, तो ध्यान रखिएगा सातवाहन वंश की बात कर रहा हूं मैं। सातवाहन, ये जो सातवाहन वंश थे, इन्होंने ही ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा चालू किया, और जिस ब्राह्मण को भूमि दान मिलता था उस ब्राह्मण को अग्रहर ब्राह्मण कहा जाता था, ठीक। ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण, अग्रहर ब्राह्मण कहा जाता था। क्लियर है? तो अग्रहार का नाम जैसे आए तो आप समझिएगा अग्रहार, अभी भी इस प्रकार का नाम का प्रचलन है, ठीक। भूमि दान में बहुत सारे लोगों को भूमि मिला था, ध्यान रखिएगा। तो ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा सातवाहन वंश के शासकों ने किया, और जो ब्राह्मण इसको धारण करते थे उसको अग्रहार ब्राह्मण कहा जाता था, ठीक है। अब इस चीज की भी हम चर्चा कर चुके हैं कि ये जो है इनका समाज, सातवाहन वंश का जो आपका समाज व्यवस्था था वो मात्र सत्तात्मक था, ठीक है। नाम तो चल ही रहा है माता के नाम से। चलिए, शीशे के सिक्के चालू किए थे, ठीक। चलिए, इसको पुटीन का सिक्का कहा गया है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर सबको पता है। इसको ध्यान रखिएगा, कार्ले का चैत्य, अर्थात सातवाहन वंश के समय में कार्ले के चैत्य का निर्माण हुआ, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इनके समय में कार्ले चैत्य का निर्माण हुआ। और आपको पहले बता चुका हूं कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने वैदिक धर्म को पुनर्स्थापित किया था, अर्थात उसने चातुर्वर्ण व्यवस्था, अर्थात ठीक वर्ण व्यवस्था को पुनः स्थापित किया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ठीक, वैदिक धर्म को पुनः स्थापित करने वाला शासक कौन? गौतमीपुत्र सातकर्णी, ठीक है। चलिए, अब हम देख लेते हैं, ठीक, ये हमारा लास्ट का था, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार इस चैप्टर में, इस सेशन में हमने ब्राह्मण वंश को कंप्लीट किया। तो ध्यान रखिए कि ये महत्वपूर्ण जो शासक हैं, इनकी बेसिक चीज़ को हम लेके चले हैं। तो इन बेसिक चीज़ को अगर आप पढ़े रहेंगे, इन्हीं को बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, ठीक है। कोई भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो इतना भी फैक्ट जो है किसी भी बंदे को तत्कालिक समय में याद नहीं रहता है। तो सिंपल सा बात है, ज़्यादा फैक्ट के बजाय जो एक हमारे पास सही और संतुलित मात्रा में फैक्ट है, क्यों ना उसी चीज़ को बार बार पढ़ा जाए। तो मैं फिर यही आशा करता हूँ कि मैटर के प्रति मत भागें, कम मैटर रखें, या जो भी मैटर है उसको रखें। आजकल क्या है कि एक टेबल में 5 किताब खोल के उसके 6वें किताब में डालने का परंपरा है, और ऐसे बंदे जो हैं, ठीक है, सो कोल्ड कन्फ्यूज्ड बंदे होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी एक प्रमाणिक पुस्तक रखिए, ठीक है। प्रमाणिक नाम का कोई चीज़ नहीं है, ध्यान रखिएगा। हम प्रमाणिक कहते हैं, 1-2 प्रश्न जो है सब जगह दिक्कत होता है, ठीक है। तो कुछ प्रश्न की दिक्कत होता ही होता है। आपके पास जो भी ऐसा बुक जिसमें अच्छा सा संकलन है, उस बुक को पढ़िए, ठीक है, बार बार पढ़िए। मतलब एक चीज़ को आप 1 से अधिक बार, 10 बार पढ़िए, 11 बार, 12 बार, बार बार पढ़िए। उससे कंसेप्ट तो बनेगा ही बनेगा, आपको पोजीशन तक याद हो जाता है कि कौन सा चीज़ कहाँ पर है, ठीक है। तो एक बुक से पढ़ने का सबसे अच्छा चीज़ यह है, आपको याद हो जाता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर है, ठीक है। चलिए, एग्ज़ाम आपको भी निकालना है, ध्यान रखिएगा, और कैसे निकालना है ये आपको तय करना है, ठीक। ज़्यादा चीज़ें पढ़ के ये चीज़ें संभव नहीं है, कम चीज़ें पढ़िए, स्मार्ट स्टडी कीजिए, ट्रिक्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, अनसॉल्व कीजिए। हम जैसे इसके बाद इसका MCQs करेंगे, उस चीज़ को कीजिए, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, इस सारे वीडियोस को आप एक बार बहुत अच्छे तरीके से देखिए, शॉर्ट नोट बनाया है, उस चीज़ पे आप इसको फोकस कीजिए, ठीक। वीडियो देखने का फ़ायदा क्या है? किताब से भी उस चीज़ को पढ़ सकते हैं। वीडियो देखने का फ़ायदा है कि सामने वाला जो बंदा है वो आपको उन्हीं चीज़ों को डिलीवर कर दे रहा है जो आपकी पुस्तकों में है। तो सुन के कुछ चीज़ें अच्छे से याद होती है, तो ये जो सुन के देख के याद होने वाला चीज़ है ये आप कर रहे हैं, तो याद हो ये भी सुनिश्चित करना आपका काम है, ठीक है। चलिए, फिर हम अगले, हमारा जो चैप्टर होगा, अगला वीडियो होगा, वो होगा गुप्त काल का। तो आप गुप्त काल को रिवीजन करके रखिए, पढ़ के रखिए, ठीक। और इस वीडियो के साथ उसको आप भी पढ़िएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे।